नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं जिसमें कि एरिक एरिक्सन के द्वारा जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया है, क्योंकि ये प्रत्येक परीक्षा में पूछी जाती है और यहां से प्रश्न आता ही आता है। तो और ये केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि हमारे जीवन के भी दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया मनोसामाजिक सिद्धांत, इसको समझना अत्यंत आवश्यक होता है। इसको हम इंग्लिश में साइको सोशल थ्योरी के नाम से जानते हैं। दरअसल इससे पहले हम जान रहे हैं कि मनोसामाजिक सिद्धांत इसका नाम क्यों पड़ा। तो एरिक एरिक्सन के द्वारा जो दिया गया मनोसामाजिक सिद्धांत, इन्होंने सबसे पहले अर्थात जो मनोवैज्ञानिकता है उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक पक्षों के साथ साथ इन्होंने सामाजिक पक्षों को बहुत ज़्यादा उसके पक्षों पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। इसके कारण से इनके जो सिद्धांत हैं इनको मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब इनके द्वारा अर्थात एरिक एरिक्सन के द्वारा कब 1963 में एक किताब लिखा जाता है। वो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी अर्थात बचपन तथा समाज। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है 1963 में। इसी पर सिद्धांत ये आधारित है, चूंकि इसीलिए यहाँ से प्रश्न भी कई बार आ गया है कि इनके द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई। तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। फिर कब लिखी गई, ऐसा भी प्रश्न कई बार आया है, तो 1963 में लिखा गया। फिर इनके बहुत बार तो इनके नाम भी पूछे गए हैं कि इनके द्वारा एरिक एरिक्सन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, तो मनोसामाजिक सिद्धांत। या फिर ऐसा भी कई बार उलट क्वेश्चन आता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो एरिक एरिक्सन। बहुत सारे यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। अब इनके जो सिद्धांत हैं, इसको जो मनोसामाजिक सिद्धांत हैं, इसको मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, मनोसामाजिक अहम सिद्धांत भी कहा जाता है, मनोसामाजिक अहम सिद्धांत के भी नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ईगो पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। और इतना ही नहीं, एरिक एरिक्सन को नव फ्राइडवादी भी कहा गया है। नव फ्राइडवादी इसलिए क्योंकि इन्होंने ईगो पर खासा बल दिया है। अब जानते हैं कि इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए मनोसामाजिक सिद्धांत, ये इन्होंने जीवन के पक्षों को अर्थात मनोसामाजिकता के सिद्धांत के पक्षों को इन्होंने 8 भागों में बांटा है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा जीवन है, जीवन का जो स्तर है, वो 8 मनोसामाजिक विभागों या प्रकारों से गुजरता है, कैटेगरी से गुजरता है। इसमें इन्होंने सबसे पहला जो दिया है वो दिया है विश्वास बनाम अविश्वास। ये विश्वास बनाम अविश्वास जो दिया है, इसका जो ये जन्म से लेकर के कहीं पर आपको 2 वर्ष मिलेंगे, कहीं पर आपको 1.5 वर्ष मिलेंगे और 18 माह मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं देगा, कहीं पर अगर 1.5 वर्ष देना होगा तो 1.5 वर्ष ही देगा, अगर 2 वर्ष देना होगा तो 2 वर्ष ही देगा। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, शैशवावस्था से इसका संबंध होता है। अब ये विश्वास बनाम अविश्वास होता क्या है? दरअसल कई बार जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे पैदा होने के बाद अगर उस बच्चे को क्या चाहिए? प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, ममता चाहिए, उसको ले मतलब उसके पास अगर आप जाते हैं, उसके माता पिता उससे स्नेह करते हैं, प्यार दिखलाते हैं, तो बच्चों का जो विश्वास है वो क्या होता है? परवान चढ़ता है, वो विश्वास जगता है। लेकिन अगर उसको चिल्लाते रोते छोड़ देता है तो बच्चे में क्या होता है? तो अविश्वास पैदा हो जाता है। जब अविश्वास पैदा हो जाता है, और हाँ, इससे पहले हम एक चीज़ बता दें कि इन्होंने जो 8 भागों में जो बांटा है इन पक्षों को, इस सिद्धांत के पक्षों को 8 भागों में बांटा है, और प्रत्येक पक्ष में इन्होंने बताया कि 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं, एक होता है सकारात्मक पक्ष और दूसरा होता है नकारात्मक पक्ष।
और उन सकारात्मक पक्षों को अगर पर ज़्यादा बल दिया जाता है तो बच्चा क्या होता है, तो आगे निकल जाता है। अगर नकारात्मक पक्षों पर ज़्यादा बल दिया जाता है या उसको अपने भरोसे छोड़ दिया जाता है तो उससे उसकी कुंठा या संकट की स्थिति बढ़ जाती है। तो इसमें जो इन्होंने कहा कि ये जो विश्वास और अविश्वास है, इसके बीच में अगर उसको विश्वास जगा तब तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अगर अब विश्वास नहीं जगा, अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो उस स्थिति में उसको बच्चे में अविश्वास पैदा हो जाता है। अब अगर विश्वास के साथ अगर समझौता कर पाता है, मतलब उन संकट को अगर वो सुलझा पाता है, बच्चा अगर सुलझा पाता है, तो उसमें एक चीज़ें यहाँ पर पैदा होती हैं। आशा, एक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है, वो है आशा। अगर विश्वास उसमें जग गया तो उससे एक आशा पनपती है कि हाँ, हमें देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से अब दूसरा इनका आता है, दूसरा जो सिद्धांत है वो है स्वायत्तता बनाम शक, या इसको लज्जा भी कहते हैं। अब ये स्वायत्तता बनाम इसका जो बताया गया है वो 2 वर्ष से 3 वर्ष बताया गया है। अब ये स्वायत्तता बनाम लज्जा क्या होता है? अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो बच्चे में डिपेंडेंसी वाली भावना आ गई है, आत्मनिर्भर वाली भावना जो आज के समय में बहुत प्रचलित है, वो आत्मनिर्भरता यहाँ पर चालू हो जाता है कि बच्चा अब खुद से सब कुछ करना चाहता है। वो शर्ट खुद से पहनना चाहता है, वो मम्मी मैं नहा लूँ, मम्मी मैं खा लूँ, मैं एक गिलास पानी पी लूँ, मैं यहाँ पर चला जाऊँ, मैं इससे खेल लूँ। मतलब बहुत सारे चीज़ों को वो आत्मनिर्भर होकर के करना चाहता है। अब अगर आत्मनिर्भर होकर के करना चाहता है तो उस स्थिति में अगर माँ बाप अगर उसको प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम नहा लो, तुम खुद से पानी पी लो, तुम खुद से खा लो, तुम खुद से वहाँ पर खेल लो, तुम खुद से पढ़ लो, मतलब जो भी चीज़ें अगर वो बच्चा कहता है, अगर बच्चों को प्रोत्साहित माता पिता करते रहते हैं तो उसमें स्वायत्तता की भावना आती है। लेकिन वहीं पर अगर माता पिता क्या कर रहा है, तुमसे ये होगा, तुमसे अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, तुम बहुत बदमाश हो गए हो, तुम ये करते हो, कई बार थप्पड़ भी लगा देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अगर ऐसा कुछ करते हैं माता पिता, मतलब उसको स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने देते हैं, तो उसमें शक उत्पन्न हो जाता है, उसमें लज्जाशीलता उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता, मुझे दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा, मैं अपने से करूँगा तो गलती हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें शक पैदा हो जाती है। अब जब शक पैदा हो जाती है तो अगर यहाँ के जो 2 मेल हैं उसमें एक संकट उत्पन्न होता है। अगर स्वायत्तता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक सब कुछ करता है तो तब तो ठीक है, लेकिन इन दोनों में कॉम्बिनेशन अगर बना लेता है, तो वहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, इच्छा शक्ति यहाँ से ही पदार्पित होता है। तो जब बच्चा 2 साल 3 साल का होता है, देखिए इच्छा शक्ति वहीं से पैदा होती है। बहुत बड़ी चीज़ है इच्छा शक्ति। मतलब अगर इच्छा शक्ति रहे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर इच्छा शक्ति में कमी आ जाए तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इच्छा शक्ति यहाँ से निकल करके आती है, एक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है जिसको हम इच्छा शक्ति कहते हैं। वहीं पर अगर डांट डपट करके अगर उससे छुड़वा देते हैं तो ये सब सारी चीज़ें, वो संकट शक और लज्जा के स्थान में बदल जाता है और उसमें नकारात्मकता की भावना आ जाती है। इसके अलावा फिर तीसरा, पहल बनाम अपराध। ये पहल बनाम अपराध जो है, यहाँ आप कह दीजिए कि 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, ये 3 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था आसपास होती है। कई जगह आपको 5 वर्ष भी मिल जाएंगे, कोई घबराना नहीं है।
तो यहाँ पर पहल बनाम अपराध या दोष भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहल बनाम दोष या अपराध, ये क्या होता है? तो बच्चे अब थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था का यह है। अब बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा हो गया है तो उसमें पहल अर्थात इनिशिएटिव की भावना पैदा होती है, अर्थात अन्वेषण की भावना, खोज की भावना पैदा होती है। वो खुद से बहुत कुछ करना चाहता है। बच्चे को देखेंगे कि कुछ नई चीज़ों को जोड़ देगा, कुछ नई चीज़ों को जोड़ देगा और मम्मी पापा को दिखाएगा, ये देखिए मैंने कितना अच्छा बनाया, मैंने ये देखिए कितना अच्छा बनाया। अगर बेबी डॉल रहेगी तो देखिए मैंने बेबी डॉल को कितना अच्छा बनाया। अगर लड़का है तो कुछ ऐसे खिलौनों को जोड़ करके दिखा देगा कि देखिए मैंने कितना अच्छा बनाया। अर्थात बहुत सारी चीज़ों को वो पहल करना चाहता है, इनिशिएटिव करना चाहता है, उसको मतलब खोज की प्रवृत्ति इसमें ज़्यादा होती है। इसमें आप देखेंगे कि बच्चे में जो मतलब खोज, इस प्रकार की खोजी प्रवृत्ति, इस प्रकार की भावना होती है कि वो कैसा होता है, बस का रंग ऐसा क्यों है, वो ब्लू बस क्यों है, वो ग्रीन क्यों नहीं है, वो रेड क्यों नहीं है, ये जो ट्रेन है वो ट्रेन छुक छुक करके ही क्यों चलती है, मतलब बहुत सारे ट्रेन पटरी पर ही क्यों चलती है, कौवा काला क्यों होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे कि आप तबाह हो जाएंगे। उसी चीज़ को माता पिता को ये चाहिए कि उसको तबाह ना होए, बल्कि उसको और ज़्यादा प्रवृत्ति की जो भावना है, खोजी प्रवृत्ति की जो भावना है, उसके आंसर्स को और ज़्यादा बुलंद करते जाएं, तो इसमें पहल की भावना आती जाएगी, इनिशिएटिव की भावना, नवीन प्रवृत्ति की भावना आती जाएगी। लेकिन अगर उसको डांट डपट देते हैं कि अरे तुम भर दिन केवल क्वेश्चन पूछता रहता है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछता रहता है, वो क्वेश्चन पूछता रहता है, बिना मतलब के हमारा दिमाग खराब कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, दुनिया भर का, तो उस स्थिति में बच्चे में दोष पनप जाता है, अपराध की प्रवृत्ति पनप जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, मैं जो हूँ केवल गलत ही हूँ, मैं जो कुछ पूछता हूँ उसमें गलती ही होती है, मेरे द्वारा नहीं पूछा जाना चाहिए। बहुत सारी कुंठा की भावना इस प्रकार से आ जाती है। तो इसमें और लेकिन अगर बच्चे को अगर प्रोत्साहित किया जाता है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम चल सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, उसको उसकी खोजी प्रवृत्ति की भावना को और ज़्यादा जागृत किया जाता है माता पिता के द्वारा, तो निश्चित रूप से इस बच्चे में क्या होता है, बहुत खोजी प्रवृत्ति की भावना जाग जाती है। और इन दोनों के कारण एक लक्ष्य या उद्देश्य की भावना, यहाँ पर जो एक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है वो लक्ष्य या उद्देश्य होता है, अर्थात किसी भी चीज़ों का उद्देश्य बना लेता है और उस उद्देश्य पर को परिपूरित करने के लिए, वो लक्ष्य को भी पूरा करने के लिए चलता रहता है। फिर नंबर 4 में हम अगर आएंगे, परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता, ये जो आपका आता है वो ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, ये बाल्यावस्था की अवस्था है। अब ये अभी तक, इससे पहले ये जो स्टेज 3 तक था वो माता पिता के अनुसरण में था, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर कहाँ चला गया है, बच्चा स्कूल में चला गया है। क्योंकि आप देखेंगे कि पहले 6 वर्ष 5 वर्ष में ही स्कूल जाता था, अब तो खैर 2-2.5 साल का होते हुए ही चला जाता है, खैर उसमें छोड़िए। लेकिन इसमें परिश्रम बनाम हीनता क्या है, तो परिश्रम, अब बच्चा क्या करता है, परिश्रम करना चाहता है, कोई भी चीज़ों को देख करके वो परिश्रम करना चाहता है। अब बच्चे वहाँ पर स्कूल गया है तो बहुत सारे बच्चों को देख करके वो उसमें एक प्रकार से कॉम्पिटिटिव भावनाएं पैदा होती हैं कि वो बच्चा, हमारा दोस्त ऐसा कर लिया, मैं भी कर सकता हूं, और वो भी खुद करने की कोशिश करता है, चाहे वो खेल का मैदान हो, पढ़ने का क्षेत्र हो, या अन्य बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हो, वहां पर वो क्या करना चाहता है, परिश्रम करना चाहता है, परिश्रम करता है। अब अगर, क्योंकि परिश्रम जब पहले करता है तो उसमें बहुत सारी गलतियां भी तो होगी, तो अब अगर वो परिश्रम कर रहा है और बहुत सारी गलतियां होती हैं और वहां पर शिक्षक अगर उसको डांट फटकार देते हैं कि अरे
क्या करता रहता है, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, बाकी बच्चे कितने करते हैं, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि अगर वो डांट डपट देते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होता है, तो उसमें हीनता आ जाती है। लेकिन अगर उसको बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं कि वेरी गुड वेरी गुड, तुमने इस बार किया तो बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन पहले से अच्छा किया है, तुम और अच्छा कर सकते हो, तुम और अच्छा कर सकते हो, तुम और अच्छा कर सकते हो, तो बच्चे में परिश्रम की भावना जो है वो और ज़्यादा प्रोत्साहित होती रहती है। और यहाँ से एक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। इसमें जो एक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि हम जब परिश्रम करते हैं वहीं से सामर्थ्य भी उत्पन्न होता है। तो जब हम परिश्रम और हीनता के मध्य, जब हम इन दोनों के संकट के बीच जब हम अपने आप को क्या करते हैं, मतलब इस संकट से उबार लेते हैं, तो इस संकट से उबारने के पश्चात एक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। अब नंबर 5, या इसको भूमिका भी कहते हैं, बनाम भ्रांति। ये आपका 12 से 18 वर्ष होता है, अर्थात किशोरावस्था कह सकते हैं। अब ये जब बच्चा किशोर अवस्था में पैदा हो जाता चला आता है, तब अपनी पहचान अर्थात अपनी भूमिका को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि मैं भी कुछ हूँ। अपनी पहचान को दिखाना चाहता है, दूसरों के सामने दिखाना चाहता है कि मेरा भी कुछ अस्तित्व है, क्योंकि बच्चा कहाँ है, किशोर अवस्था में चला गया है। जब बच्चा किशोर अवस्था में चला जाता है तो उसको लगता है कि मुझे भी खुद के नाम से दुनिया जाने, मेरे काम से दुनिया जाने, मुझे दूसरों के सहारे जीने की आवश्यकता ना पड़े। वो स्वतंत्र होकर के जीना चाहता है, वो खुद में अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है। जब खुद में अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित होकर के कार्य करना चाहता है। जब प्रोत्साहित होकर के कार्य करना चाहता है तो अगर वो इसमें बहुत सारे रास्ते भी इसके मामले में खुल जाते हैं। तो जब कई बार वो पहचान बनाने की श्रेणी में, अर्थात जब पहचान बनाने के लिए वो तत्पर होता है, तो पहचान जब बनता रहता है उसके द्वारा अगर वो कोशिश करता है, अगर बनता रहता है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कई सारे रास्ते भी खुल जाते हैं। तो कई रास्ते खुल जाते हैं, उसमें अपराध प्रवृत्ति भी आ जाती है। तो अगर वो पहचान अपनी बना पाता है तब तो बहुत अच्छा है, वो आगे चला जाता है। लेकिन अगर उसमें भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं कि वो पहचान बनाने में असमर्थ हो जाता है, उसमें भ्रांति पैदा हो जाती हैं, वो एकदम से संशयात्मक अवस्था में आ जाता है। और जब संशयात्मक अवस्था में, या फिर ऐसा आप कह सकते हैं कि अब शिक्षक हैं, अब वो अपनी पहचान सुनिश्चित करना चाहता है। क्लास में आप देखेंगे कि तो बच्चे में एक कॉम्पिटिटिव भावना आ जाती है और यहाँ पर अपनी पहचान को सुनिश्चित करने के लिए बच्चा बहुत सारे कार्य करने लगते हैं। तो बहुत सारे कार्य करने लगते हैं, वो कक्षा में हो, कक्षा के बाहर हो, या अन्य जगह हो, या मतलब अपने समाज में हो, अलग अलग जगह पर। तो अब अगर लोग, समाज के लोग, घर के लोग, मतलब शिक्षण संस्था के लोग अगर उसको प्रोत्साहित करने में लगे रहते हैं कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, तुम अपनी पहचान सुनिश्चित कर सकते हो, तुम इस फील्ड में जा सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, तो उसको लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं और वो उसकी राह भी अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो पाता है, उस स्थिति में भ्रांति उसको अर्थात संशयात्मक अवस्था पैदा हो जाती है, जिससे एक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो कर्तव्य पारायणता। कर्तव्य पारायणता, इससे एक जब दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेता है तो इससे एक मनोसामाजिक गुण स्थापित होता है, जिसको कि हम कर्तव्य पारायणता के नाम से जानते हैं। अब नंबर 6, घनिष्ठता बनाम अलगाव। अब इसकी जो अवस्था होती है वो 18 से कहीं पर आपको 30 मिल जाएगा, कहीं पर आपको 35 मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस स्थिति में एक स्टेज पर व्यक्ति आ जाता है। अब जब एक स्टेज पर आ जाता है तो घनिष्ठता बनाम अलगाव, इसमें अब सब कुछ हो जाता है। तो अब लोग क्या चाहता है कि लोग मुझे प्यार करें और हम दूसरों को प्यार करें, अर्थात
एक प्रकार से आप देखेंगे तो ये जो स्थिति होती है वो आज के समय में है तो यहीं पर शुरू हो जाती है। कहाँ पर? ये 5वें स्टेज में 12 से 18 में लव और अफेयर की स्थिति चालू हो जाती है, पता नहीं कहाँ से, लेकिन चालू हो जाती है। खैर, लेकिन मुख्य तौर पर यहाँ होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चे में परिपक्वता की भावना भी आ जाती है, तो यहाँ पर है। तो अब घनिष्ठता बनाम अलगाव, अब दूसरे को अच्छे निगाह से, प्यार की निगाह से, एकदम से उसके साथ जुड़ने की निगाह से, अब इस स्टेज में ये होता है कि मैं भी किसी को चाहूँ, वो भी मुझे चाहे, हम भी सारा कुछ उससे शेयर करूँ, वो भी मेरे साथ सारा कुछ शेयर करे, अर्थात हम भी उसको देखूं, मुझे भी वो देखता रहे, अर्थात बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ख्वाब इसमें यहाँ पर आते हैं जो कि घनिष्ठता को, एक दूसरे के पारस्परिक संबंध को स्थापित करते हैं, प्रेम की भावना को स्थापित करते हैं। जब प्रेम की भावना को स्थापित करते हैं, घनिष्ठता की भावना को स्थापित करते हैं, तो अगर वो प्रेम की भावना जगाने में, या ऐसा कह सकते हैं कि प्रेम का अलख जगाने में अगर वो कामयाब हो पाता है तो उसमें घनिष्ठता आ पाती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है कि वो किसी को चाहा और फटाक से वो आई और सटाक से थप्पड़ मार दिया, अब क्या हुआ, वो एक के साथ ऐसा हुआ, दूसरे के साथ भी ऐसा ही हो गया, वो कहा कि भैया ये मेरे बस की बात ना है, अब वो अलगाव की भावना उसमें आ गई। अब वो पृथक रह रहा है, अकेला रह रहा है, उसको लगता है कि न मेरा इस दुनिया में है, न हम किसी के लिए इस दुनिया में हैं। बिल्कुल अलगाव की भावना यहाँ पर आ जाती है। तो अगर मान लीजिए कि अगर प्रेम स्थापित कर पाया, या इन दोनों के बीच अगर ऐसा कह सकते हैं कि सामंजस्य स्थापित कर पाया, तो एक मनोसामाजिक गुण इसमें डेवलप होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, लव, प्रेम कहते हैं, लव कहते हैं। अगर दोनों के बीच स्थापित कर पाया तो, अगर नहीं कर पाया तो नहीं हो पाता है। अब नंबर 7, जननात्मकता, चलिए इसको मिटा देते हैं, जननात्मकता बनाम निष्क्रियता। इसको सृजनात्मकता भी कहते हैं, ठीक है, जननात्मकता को सृजनात्मकता भी कहते हैं। इसका जो स्टेज होता है वो तकरीबन 30 से 35 से लेकर के कहीं पर 50 आपको देगा, कहीं पर आपको 65 तक भी देगा, कोई दिक्कत नहीं। वो जननात्मकता या सृजनात्मकता बनाम निष्क्रियता या अस्थिरता भी इसको कहते हैं। तो ये होता क्या है दरअसल, तो जननात्मकता अर्थात जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि जननात्मकता, सृजनात्मकता, अर्थात वो सृजनात्मकता की भावना से प्रेरित अब होता है। अब वो चाहता है कि समाज के लिए भी मैं कुछ करूं, समाज के लिए भी मैं मतलब बहुत सारे कल्याणकारी कार्य करना चाहता है, उपकारिता की भावना वो करना चाहता है। अगर वो देखता है कि मतलब अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब तक तो ठीक है अपने लिए जिया मैंने, लेकिन अब मैं अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर मतलब एक संपत्ति बना करके अपने बेबी बच्चों को दे सकता हूँ क्या, अपने आसपास में कुछ अच्छा कार्य कर सकता हूँ क्या, अपने समाज के लिए कुछ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर सकता हूँ क्या, अच्छे देखभाल की व्यवस्था कर सकता हूँ क्या, मतलब बहुत सारे अलग अलग कल्याणकारी कार्य हो सकते हैं। अपने राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करना, अपने समाज के लिए कार्य करना, अपने राज्य के लिए कार्य करना, या अपने परिवार के लिए ही कार्य करना। तो इसमें जननात्मकता, सृजनात्मकता, कल्याणकारिता या उपकारिता की भावना से यहाँ पर ओतप्रोत होता है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो उसमें उस व्यक्ति में स्थिरता या उसमें निष्क्रियता की भावना आ जाती है कि मैं वो नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा उस स्टेज में ऐसा आ जाता है। अब जब ऐसा आ जाता है तो दोनों इन जननात्मकता और निष्क्रियता के बीच एक संघर्ष उत्पन्न होता है जिसका नाम है देखभाल।
इसको हम क्या कहते हैं, देखभाल के नाम से जानते हैं। अर्थात अगर दोनों के बीच में वो कॉम्बिनेशन बना पाता है तो उससे एक मनोसामाजिक गुण पैदा होते हैं जिसको कि हम देखभाल के नाम से जानते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं और यहीं पर हम 8वां भी बिता देते हैं। अब नंबर 8 है, नंबर 8 है संपूर्णता, संपूर्णता बनाम हताशा, या इसको हम निराशा कहते हैं। अब ये आता है 8वां स्टेज, अंतिम स्टेज। अब ये क्या, तो ये आपका 65 के ऊपर कह सकते हैं, 65 प्लस कह सकते हैं। तो ये आखिरी क्षण एक प्रकार से होते हैं, इसमें बूढ़े आदमी हो जाते हैं और इसमें संपूर्णता बनाम हताशा होता क्या है दरअसल, अब वो कुछ करता नहीं है क्योंकि बहुत कुछ करने की स्थिति में वो नहीं है, क्योंकि अब उसके अंग कार्य करने की स्थिति में नहीं है, उसके मनोदशाएं कार्य करने की स्थिति में नहीं है, उसकी जो शरीर है उसके शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है तो अब वो आगे तो कुछ नहीं कर सकता है, अब वो अपनी जिंदगी के पिछले हिस्से को निहारता है। समझिए इस बात को, अपनी जिंदगी के पिछले हिस्से को वह निहारता है कि मैंने अपने पूरी जिंदगी में क्या क्या किया। तो अगर वो अपने आप की जिंदगी में अगर वो पाता है कि नहीं, उसके मैक्सिमम जो कार्य थे वो अच्छे थे, वो अच्छे कार्य किए हैं, पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, मतलब कुछ अवगुण तो प्रत्येक व्यक्ति में होता है, लेकिन अगर मैक्सिमम कार्य अगर उसको अच्छे पाए गए तो उसमें क्या होता है, तो संपूर्णता की भावना आती है कि हाँ मैंने बहुत कुछ अच्छा किया। लेकिन अगर उसमें नहीं आ पाता है, वो जीवन को निहारता है, लेकिन अगर उसमें केवल और केवल गलत ही काम, भ्रष्टाचार, लूट मार, बहुत सारे अलग अलग गलत जो कार्य होते हैं, अगर वो दिखाई देते हैं तो उसमें हताशा और निराशा की भावना आ जाती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, केवल लूट मार किया, केवल क्या किया, अपराध किया, कभी केवल भ्रष्टाचार किया, केवल ये किया। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी भी होते हैं उसमें शामिल, जो कि आखिरी क्षण में अर्थात 60 के ऊपर पहुंचने के बाद वो कई बार पिस्टल से अपने आप को गोली मार देते हैं या फिर अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि जब पिछली ज़िंदगी को वो निहारते हैं तो वो लगता है उनको कि मैंने ज़िंदगी में, मुझे तो मौका मिला था लेकिन मैंने भ्रष्टाचार किया, मैंने गलत पैसे की उगाही की, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मुझे अच्छा करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं। उसको अब वो कचोटता है, निराशा उसको खदेड़ता है कि तुमने क्यों किया ऐसा, तुमने क्यों किया, आखिर क्यों किया। तो वो जो क्यों किया ऐसा है, वो खदेड़ता जो है, वही उसको बेबस कर देता है कि वो अपने आप को ख़त्म कर देता है, अपने आप को गोली मार देता है, या अलग अलग प्रकार के। लेकिन ऐसे भी वृद्ध को देखते होंगे जो कि बहुत खुश रहते हैं। आखिर क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को जब निहारते हैं तो वो पाते हैं कि मैंने बहुत कुछ अच्छा किया है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने जो भी समुदाय हैं उसके लिए मैंने अच्छा किया है। तो उनमें संपूर्णता की भावना आती है और यहाँ से जो एक इन दोनों के बीच जो मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। उसको हम परिपक्वता कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इजी भाषा में आप मनोसामाजिक सिद्धांत को एरिक्सन के द्वारा जो दिया गया उसको आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रो हाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।